गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार मित्रों। आप जिस भी टाइम पर वीडियो देख रहे हैं उस टाइम के हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। एट प्रेजेंट मैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4:08 हो रहे हैं, इवनिंग वाला। ठीक है, रेलवे की घड़ी के हिसाब से 16:08। तो शुरू करते हैं हम 12th क्लास अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ कहा जाता है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब हम इसको शुरू करते हैं। बेसिक इसकी थ्योरी समझते हैं, क्योंकि आप ये ध्यान रखें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी से ही क्लियर होते हैं। और आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। आपको यदि कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, द्विवेदी साइंस एंड कॉमर्स एकेडमी नाम से, जिसका डेवलपर बोधी एआई है। दो ऐप हैं द्विवेदी साइंस एंड कॉमर्स के नाम से, लेकिन एक में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा फ्लेक्स टाइप कुछ लगा है, बहुत सारे बच्चों की फोटो लगी है, वो वाली नहीं करना है। जिसमें लोगो सिर्फ द्विवेदी साइंस एंड कॉमर्स एकेडमी का है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही लोगो है, बस वो वाला आपको डाउनलोड करना है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ किस तरीके का लोगो आपको मिलेगा। जैसे आप ये प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जा करके आप यहाँ टाइप कर देंगे। यहाँ आप प्ले स्टोर में गए, प्ले स्टोर में आप टाइप कर दीजिए द्विवेदी साइंस एंड कॉमर्स एकेडमी। तो ये आपको जो लिंक खुली है, यहाँ पर आपको दो तरह की ऐप दिख रही हैं। आपको ये वाली नहीं करना है। ये जो है इसको आप ठीक से इसका लोगो देख लीजिए, ये आपको डाउनलोड नहीं करना है, आपको ये वाली करना है। इसका आप लोगो देख लीजिए, ये वाली आपको करना है जिसमें इस तरह का लोगो है, ये आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, बराबर। तो मित्रों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ, यानी इसको हम एनपीओ भी कहते हैं। इसका हम देखते हैं। There are certain organizations or institutions which are established not with a view to earn a profit, but for a charitable or social purpose. Such organizations are termed as not profit organizations. ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनका सेटअप इसलिए किया गया है कि उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, बल्कि सोशल वेलफेयर है। समाज के लिए वो चैरिटी करना चाहते हैं या सोसाइटी के लिए वर्क करना चाहते हैं, जिसमें उनको प्रॉफिट अर्निंग नहीं करना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन established to render services to the members or to the society without any intention of earning profit. अर्निंग प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर, सोशल चैरिटी करना ही इनका ऑब्जेक्टिव है। These organizations render services to their members and to the society on voluntary basis or for the promotion of art, culture, sport and other social and charitable purpose. Very important हैं ये terms, आप इनको बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही कुछ ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाता है, तो फिर हमको समझ में नहीं आता है। तो देखिए क्या है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। रेंडर सर्विसेज टू देयर मेंबर्स, यानी कि इस
इन ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज लेने के लिए आपको इनका मेंबर बनना पड़ेगा। यानी ये सिर्फ अपने मेंबर्स को ही देते हैं, सोसाइटी को देते हैं, वॉलेंटरी बेसिस में, स्वेच्छा से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको सर्विस लेना है तो लो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। या फिर या तो ये सोशल सर्विस देते हैं, या फिर क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं आर्ट को, कल्चर को, स्पोर्ट को, या फिर अदर कोई भी सोशल चैरिटेबल पर्पस को बढ़ावा देने का काम इनका होता है। Although these organizations have no intention of earning any profit, कोई उद्देश्य नहीं है प्रॉफिट अर्निंग, लेकिन फिर भी बट दे मस्ट हैव सफिशिएंट इनकम टू मीट देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन जब समाज के लिए काम करते हैं तो थोड़ा बहुत समाज से सहयोग अपेक्षित होता है, क्योंकि जब आप समाज के लिए काम करेंगे तो सीधी सी बात है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए थोड़ा बहुत तो पैसा होना चाहिए, ताकि वो अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। इफ सच ऑर्गेनाइजेशन अर्न एनी सरप्लस देन इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। मान लीजिए कि वो कुछ उनको डोनेशन वगैरह मिलता है, या मेंबरशिप फीस लेते हैं, या उस चैरिटी का थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं ये लोग, तो वो जो उससे जो सरप्लस है, यानी जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बोल नहीं सकते क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए यहाँ पर हम प्रॉफिट को डिनोट करेंगे सरप्लस से, और लॉसेस को डिनोट करेंगे हम डिफिसिट से। सरप्लस यानी प्रॉफिट और डेफिसिट यानी लॉस, आप ये याद रखना। तो सरप्लस का मतलब है कि रेवेन्यू, यानी इनकी जो रिसिप्ट है वो ज्यादा है और जो एक्सपेंडिचर है वो कम है। सरप्लस का यदि डेफिनेशन लिखने को आया तो सरप्लस को आप डिफाइन इस तरीके से करेंगे कि सरप्लस एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू का सरप्लस एक्सपेंसेस से ज्यादा, तो ये सरप्लस है। डेफिसिट के लिए लिखेंगे आप एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू, इनकम से ज्यादा आपके एक्सपेंसेस हो गए तो वहां पर डेफिसिट यानी कमी। आगे बढ़ते हैं। गोल को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए, लेकिन ये जो सरप्लस है उसको मेंबर्स में बांटते नहीं है, उस पैसे को बचा के रख लेते हैं, अब फर्दर एक्टिविटी जो परफॉर्म होती है उसमें वो लगा दिया जाता है। इट इज आल्सो नोन एज एनपीओ, सिंपली एनपीओ। एग्जाम्पल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्लब, सोसाइटीज एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर, आर्ट, स्पोर्ट्स, रिलीजियन, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। इसमें से कुछ नाम देखकर आपके मन में ख्याल होगा, अरे ये तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन ये नॉट फॉर प्रॉफिट में आते हैं, लेकिन आदमी तो खोलता ही इनको इसलिए कि पैसा कमाना है। ठीक है, कहने की बात है, थ्योरी आपके बुक में जो लिखी है, जो सिलेबस में है, वो हमें पढ़ना और समझना है। प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या होता है उसका लेंथ बाद में डिस्कशन कर सकते हैं, हम अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। एट प्रेजेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्लब, हॉस्पिटल, ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट, इनका उद्देश्य समाज की सेवा है, प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। वो बात दूसरी कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और आदमी खोलता ही इसलिए है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। बट ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है तो है। कैरेक्टरिस्टिक्स आर फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ का कैरेक्टर फीचर देखिए, सेपरेट एंटिटी है, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी, जो आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल 11th क्लास में पढ़ा होगा वो लगता है इसमें। यानी ये जो फर्म है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये और इसके मेंबर्स दोनों सेपरेट ट्रीट होते हैं, और दोनों की अकाउंटिंग भी सेपरेट होगी। मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होता है, और वो लोग इसको मैनेज करते हैं मेंबर्स से ही, इलेक्शन के थ्रू, इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा ये संचालित होता है। यानी जो मेंबर्स बनते हैं वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये 2-3 लोगों को अपॉइंट कर दो, ये लोग इसका ऑपरेशन देखते रहेंगे, हिसाब किताब यानी अकाउंटिंग का काम करते रहेंगे। फिर फॉर्म, द ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप एज चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज with the main objective of rendering social or educational, charitable और religious services। इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, यानी ये जो बनाए जाते हैं, ये सोसाइटी या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में बनाए जाते हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य जीवन का होता है सोशल सर्विस, समाज की सेवा, एजुकेशन, लोगों को शिक्षित करना, या रिलीजियस, धार्मिक सर्विसेज प्रोवाइड करना।
पैसा नहीं कमाना वो बात दूसरी है कि ठीक है चलो। सर्विस मोटिव, सेवा एकमात्र उद्देश्य है जीवन का, परम लक्ष्य है, सेवा में है मेवा वाला काम है इनका, कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग नहीं करने का, बस क्या करने का, समाज की सेवा करते रहो। सोर्सेस ऑफ फंड, कैसे कैसे इनको पैसा आता है, तो फंड के इनके सोर्सेस हैं कि इनके जो मेंबर्स होते हैं वो सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं, मेंबरशिप फीस देते हैं, कुछ डोनेशन से मिलता है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ रिसोर्सेस और भी हैं, गवर्नमेंट भी कई बार ग्रांट देती है, लिजेसीज मिलती है, यानी कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर देता है, वहां से इन लोगों को पैसा मिलता है, और ये जो पैसा मिलता है इसको वो इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां से ब्याज वगैरह भी इन लोगों को मिलता रहता है। फिर जो ये परफॉर्मेंस देते हैं या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, कई बार उसके भी टिकटिंग चार्जेस होते हैं, तो वहां से भी कलेक्शन इनको आता है। ये हैं सोर्सेस ऑफ फंड। सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स, जो भी इनको सरप्लस होगा, प्रॉफिट यानी एक्सपेंसेस कम है और इनको डोनेशन वगैरह ज्यादा मिल गया, रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट कम है, तो जो डिफरेंस है वो क्या है, सरप्लस। अब ये जो सरप्लस है ये मेंबर्स में बांटा नहीं जाता, रख लिया जाता है, इन्वेस्ट कर दिया जाता है और कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, ताकि फर्दर जब ये सोशल एक्टिविटी परफॉर्म करें तो वहां पर काम आई। अकाउंट्स, इनकी अकाउंटिंग, रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, तीन चीजें बनती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम पे। एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है जो बिल्कुल कैश बुक जैसा है, जैसा आपने 11th क्लास में पढ़ा है। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है जो बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा बनता है, जो आपने 11th में पढ़ा है। और है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनती है जैसी आपने 11th में पढ़ी थी, कुछ भी अलग नहीं है, थोड़े बहुत जो फंडे हैं वो हम देख लेंगे। डिफरेंस बिटवीन समझते हैं, एक प्रॉफिट अर्निंग और नॉट प्रॉफिट अर्निंग में हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है एनपीओ का, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड सोसाइटी। लेकिन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस फर्म का एकमात्र उद्देश्य होता है पैसा कमाएंगे। फिर कैपिटल जो होता है वो एनपीओ में जो भी इनको सब्सक्रिप्शन डोनेशन रिसीव होता है वो कैपिटल फंड कहलाता है, और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बंदा ओनर जो मालिक पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनपीओ में तीन चीजें बनती हैं, रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट तीन चार चीजें बनती हैं। फिर सरप्लस बांटा नहीं जाता बल्कि कैपिटल में ऐड हो जाता है, और यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस के रूप में बांट दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, यहाँ पर भी उन्होंने तीन चीजें ही लिखी। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट को समझते हैं। आप बुरा न माने तो मैं पानी पी लेता हूँ, मान भी जाओगे तो क्या है यार, मना लेंगे। तो चलिए और आगे पढ़ते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। Receipt and payment account is a summary of cash and bank transactions during an accounting period, analyzed and classified under suitable headings. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन की। पूरा का पूरा फंडा कैश बुक का लगेगा, पूरा का पूरा फंडा। कैश बुक जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है, सिंगल कॉलम या डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, यानी कि जो भी रिसिप्ट होगी वो डेबिट और जो पेमेंट होगा वो क्रेडिट। इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यदि रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक फंडा है कि कैश आई है डेबिट तरफ लिख दो, कैश गई है तो क्रेडिट तरफ लिख दो, सिंपल। दिस अकाउंट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एंड एंड विद देयर क्लोजिंग बैलेंस, यानी इसकी शुरुआत जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो कैश और बैंक का होता है, क्लोजिंग बैलेंस भी इसका कैश और बैंक का होता है। ऑल रिसिप्ट आर शोन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ऑन डेबिट साइड। जो मैंने अभी बताया कि जितनी भी रिसिप्ट है वो सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट साइड लिखना है, और सिमिलरली जो पेमेंट है वो राइट हैंड साइड यानी कि क्रेडिट साइड लिखना है। देखिए, it records all type of receipt and payment irrespective of the fact whether they relate to the current, previous or future periods and revenue or capital nature।
किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, पैसा आया लिखने का, पैसा गया लिखने का। रेवेन्यू है, कैपिटल है, किस नेचर का है, कोई लेना देना नहीं है। सिंपली आपको कैश बुक ध्यान रखना है, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते टाइम आपको क्या याद रखना है मित्रों? रिसिप्ट हुई, पैसा बिजनेस में आया, मतलब एनपीओ में आया, डेबिट साइड लिख दोगे, एनपीओ से गया, क्रेडिट साइड लिख दोगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मेट देख लेते हैं जो कैटेगराइज्ड है। देखिए, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस आ गया, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट इसलिए लिखा क्योंकि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट। और जो यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट है ये बैलेंस शीट में जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटी तरफ जाती है और कैपिटल पेमेंट एसेट साइड जाता है। ये जो फॉर्मेट्स वगैरह हैं ये आप एक बार यहाँ से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए। अदरवाइज इसका मैं पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों मित्रों भाव। चलो, तो हम सबसे पहले रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड देखते हैं। रिसिप्ट में क्या है? सब्सक्रिप्शन है, प्रीवियस ईयर है का है तो माइनस कर देंगे, करंट ईयर का है तो प्लस कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर मतलब ये कैसे भी दिया जा सकता है, तीनों दे सकते हैं या फिर करंट ईयर का भी दे सकते हैं। एंट्रेंस फीस, जनरल डोनेशन, ग्रांट, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट, रेंट, रिसिप्ट फ्रॉम शो, सेलाफोल्ड, मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, सन्ड्री रिसिप्ट, कुछ भी जो भी पैसा रिसीव हुआ। पेमेंट में पोस्टेज, स्टेशनरी, रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, रिपेयर, ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंसेस ऑन शो, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, मिसलेनियस, म्युनिसिपल टैक्स, ऑडिट फीस, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, सेक्रेटरी होनोरेरियम, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एटसेट्रा। ये सारी की सारी रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, और जो कैपिटल है वो बैलेंस शीट में जाता है। कैपिटल रिसिप्ट भी देख लो बच्चों। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज, नॉर्मल डोनेशन है तो जनरल में चला जाएगा, स्पेसिफिक डोनेशन है तो कैपिटल है। लाइफ मेंबरशिप फीस, लिगेसी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड एटसेट्रा। इधर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, बुक्स, लोन्स, रिपेमेंट एटसेट्रा आ जाएगा। फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्या फीचर्स हैं मित्रों? देखते हैं। नेचर ऑफ अकाउंट कैसा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी पर्पस के लिए आ ही जाता है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में या एमसीक्यू में या ट्रू फॉल्स में या वन वर्ड में आता ही आता है, इसलिए बहुत अच्छे से इसका थ्योरी लेक्चर आप देखें, 2-3 बार रिपीट कर करके देखें, क्योंकि सारी चीजें आपको सामने लिखी हुई हैं, बस मैं उनको रीड करके और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ये नोट भी कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो। चलिए, नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट कैसा होता है? इट इज एन एसेट अकाउंट दैट इज इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इज क्रेडिटेड। सो रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड पेमेंट ऑन क्रेडिट साइड। ये एक रियल अकाउंट है, एसेट्स पे डील करता है, इसलिए क्या है, कैसा है ये? इट इज एन एसेट अकाउंट, यानी कि ये एक रियल अकाउंट है। रियल, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो वहां पढ़ा होगा आपने रियल, पर्सनल और नॉमिनल, 3 अकाउंट पढ़े होंगे, उसमें से ये कौन सा है? रिसिप्ट एंड पेमेंट नॉमिनल अकाउंट, सॉरी रियल अकाउंट है, रियल। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, इट रिकॉर्ड्स बोथ, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम दोनों रिकॉर्ड करता है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस होती है, यानी सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते। नो ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, सिर्फ कैश का आना और कैश का जाना ही रिकॉर्ड होता है। पीरियड, इट कवर्स ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग पीरियड में उसको जो भी पैसा आया या गया है, चाहे भले ही वो प्रीवियस पास्ट ईयर का हो या फिर फ्यूचर ईयर का हो, कभी कभी हो, यदि करंट ईयर में पैसा आया है या गया है तो वो ये उसको रिकॉर्ड कर लेता है। कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है। पर्पस बनाने का ये है कि कैश ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया जा सके
और कैश पोजीशन कैलकुलेट की जा सके कि ऑर्गेनाइजेशन की कैश पोजीशन कैसी है। लिमिटेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी दोस्तों। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट फॉलो एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस पर यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए काम नहीं करता। इट डज नॉट शो एबिलिटी ऑफ एनपीओ टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस और इनकम, ये नहीं शो करता कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सपेंसेस पे कर सकता है या नहीं अपनी प्रॉफिट से। ये सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट बताता है। इट इज ए समरी ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बुक में कुछ डिफरेंस भी होता है, क्योंकि कैश बुक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी डेट वाइज होती है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होता है कैश बुक, लेकिन ये ऐसा नहीं है इसमें, इसी तरह से कुछ इसमें होता है। एक एग्जांपल आप देखिए मित्रों कैसे बनेगा। तो 31 मार्च 2019 के लिए देखते हैं हम। कैश है 1 अप्रैल 2018 को 7400 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, 19300 का रिसीव है, डेबिट साइड जाएगा। ये भी डेबिट साइड, ये भी डेबिट साइड, डोनेशन 2000 के डेबिट साइड, एंट्रेंस फीस डेबिट साइड, लॉकर रेंट रिसीव डेबिट साइड, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रेडिट साइड क्योंकि पेमेंट है, टैक्स पेमेंट है, सैलरी भी पेमेंट है, वेजेस 7600 पेमेंट है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, होनोरेरियम टू सेक्रेटरीज, होनोरेरियम भी सैलरी होती है, लेकिन होनोरेरियम का मतलब ये होता है जब हम स्पेशल गेस्ट के रूप में किसी का लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं तो फिर वहां पर होनोरेरियम बोला जाता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये डेबिट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्रेडिट साइड। देख लीजिए पेमेंट, पेमेंट की तरफ चले गए साहब और एसेट मतलब रिसिप्ट, रिसिप्ट तरफ आ गई। डेबिट का टोटल करके क्रेडिट का माइनस कर दिया तो 20,550 कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपनिंग है कैश और बैंक, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, फर्नीचर परचेस किया, डोनेशन मिला और टूर्नामेंट फंड रिसीव हुआ, मैच एक्सपेंसेस है, सैलरी एंड वेजेस है, होनोरेरियम है, 12% इन्वेस्टमेंट परचेज हुए हैं, एंट्रेंस फीस है, इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट है, क्लोजिंग कैश और बैंक का बैलेंस है। बैंक का निकालना है आपको। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड अपन ने लिख दिया, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, सब्सक्रिप्शन जो मिला था, डोनेशन जो मिला था, टूर्नामेंट फंड जो मिला था, एंट्रेंस फीस जो मिली, इंटरेस्ट मिला, ये पूरा डेबिट साइड। पेमेंट तरफ फर्नीचर, मैच एक्सपेंसेस, सैलरी, होनोरेरियम, पूरा पेमेंट। डिफरेंस जो बैलेंसिंग फिगर आया क्रेडिट साइड 35,200 का आ गया आपका बैंक का बैलेंस। अब आप यहाँ से एक बार इस क्वेश्चन को देख लें, कुछ चीजें नोट करना है तो नोट कर लें। बहुत आसान है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखना है तो और भी देख सकते हैं। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2018। आप मेरे प्यारे बच्चों आप चाहें तो इसको साथ साथ ही एग्जाम्पल नोट भी कर लें वीडियो पॉज कर करके। और स्पीड भी धीमी है, स्पीड बढ़ाना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। देखिए ओपनिंग बैलेंस कैश बैंक का डेबिट में चला जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ डेबिट में जाएगा, डोनेशन फॉर जिम रिसीव है डेबिट में जाएगा, एडमिशन फीस मिली होगी डेबिट में, लाइफ मेंबरशिप फीस मिली होगी रिसिप्ट है डेबिट में, वेजेस एंड सैलरी हमने पे की होगी तो क्रेडिट में, लॉकर रेंट पेमेंट किया होगा, इन्वेस्टमेंट ये भी पेमेंट है, हेल्थ जर्नल्स ये भी पेमेंट है, स्टेशनरी भी पेमेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट है, कुरियर चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट है, मशीनरी पेमेंट है, सेला फोल्ड न्यूज़पेपर रिसिप्ट है, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस रिसिप्ट है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस। अब फ्रॉम द समरी प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ। तो अब आप बस रिसिप्ट एंड पेमेंट जो जो आपको बोला वो देख लीजिए, यहाँ आ गया और इधर आ गया, क्लोजिंग बैलेंस बैंक का निकल गया हमारा। इस तरीके से ये बनेगा, देख लीजिए आप एक बार। अब हम एक और अकाउंट की बात करते हैं जिसको बोला गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत अच्छे से ये पार्ट देखना मेरे प्यारे बच्चों। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ प्रॉफिट सीकिंग एंटरप्राइज। यानी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है
ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होता है जैसा हमने 11th क्लास में P&L अकाउंट पढ़ा था। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एस्टेब्लिश्ड टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग, इसलिए मतलब आपसे कोई ये डाउट पूछे कि प्रॉफिट एंड लॉस एनपीओ के लिए क्यों नहीं बनता, तो चूंकि इनका अर्निंग ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो अर्निंग नहीं है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम नहीं करते। सोशल वेलफेयर, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, इसको प्रमोट करने के लिए, आर्ट इसको प्रमोट करने के लिए, सोशल सर्विसेज के लिए ये लोग काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्पज से। Income and expenditure account is the summary of incomes and expenses of the current year along with the surplus or deficit which is transferred to capital fund। यहाँ से जो प्रॉफिट यानी इनकम या फिर लॉस निकलता है वो कैपिटल फंड में एडजस्ट हो जाता है। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक्रूअल सिस्टम से काउंटिंग होगी। एक्रूअल सिस्टम का क्या मतलब है? तो एक्रूअल सिस्टम का मतलब मित्रों ये है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हैं करेंट ईयर के, सिर्फ वो आएंगे, प्रीवियस ईयर के या फिर नेक्स्ट फ्यूचर के, नेक्स्ट ईयर के ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2019 से पहले के ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएंगे और 1 अप्रैल मतलब 31 मार्च 2020 के बाद के ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ जिस ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हो वही ट्रांजैक्शन आएंगे, दूसरे ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएंगे। बहुत अच्छे से, टू बी वेरी क्लियर, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स, ये एक्रूअल बेसिस पे काम करता है। इट रिकॉर्ड्स ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस ऑन इट्स डेबिट साइड वाइल इनकम एंड गेन्स ऑन क्रेडिट साइड। भाई बिल्कुल P&L जैसा है और इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है और ये है भी नॉमिनल अकाउंट। दिस डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स रिप्रेजेंट सरप्लस या डेफिसिट। ये मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। when total of credit side is more than total of debit side तो सरप्लस होगा, यानी डेबिट साइड का टोटल छोटा है और क्रेडिट बड़ा है तो सरप्लस। और यदि रिवर्स कर दिया, टोटल डेबिट का बड़ा है और क्रेडिट का छोटा है तो वो डेफिसिट कहलाता है। सरप्लस इज एडेड टू कैपिटल फंड वेयर एज डेफिसिट इज डिडक्टेड। सरप्लस है तो प्लस कर देंगे कैपिटल में और डेफिसिट है तो माइनस कर देंगे। स्पेसिमेन देख लीजिए आप बच्चों, देखिए आउट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस हो जाएगी, प्रीपेड सैलरी क्लोजिंग की माइनस हो जाएगी, ओपनिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है तो प्लस हो जाएगी और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी माइनस हो जाएगी। सेम टू सेम सब्सक्रिप्शन के साथ होगा। बहुत डेंजरस एडजस्टमेंट होता है सब्सक्रिप्शन का। आपको बता दूं ये पूरा चैप्टर 10 मार्क्स का है, एग्जाम में 10 नंबर में चैप्टर आता है। इसका आने का फॉर्मेट ऐसा है कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल 3 क्वेश्चन, लेकिन मार्क्स 5 और 5 10, यानी 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर का एक क्वेश्चन जो सब्सक्रिप्शन का आएगा या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का आएगा, और एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर में जो कि पूरा का पूरा आपसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनवाएगा। हम बोर्ड में भी प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने की, पर अभी आप थ्योरेटिकल है, फॉर्मेट वगैरह है जो आप नोट कर लीजिए। थोड़ी सी थ्योरी हम समझ लेते हैं, है ना। आपको मैं वैसे इसका एक PDF फाइल भी अटैच कर दूंगा इस लिंक के साथ। अब आगे देखें तो आया है फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो फीचर्स क्या है, ये बिल्कुल रेवेन्यू अकाउंट है यानी नॉमिनल अकाउंट है एंड इज आल्सो एन एक्सपेंस अकाउंट। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसमें कौन सा है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसमें हम फॉलो करते हैं। पीरियड इसका रिकॉर्ड करने का बिल्कुल अकाउंटिंग पीरियड होता है। ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम परटेनिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड आर रिकॉर्डेड वेदर पेड आर नॉट, मतलब एक्रूअल बेसिस है।
क्लोजिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस इसमें बिल्कुल नहीं होता, ओपनिंग होता ही नहीं। जो क्लोजिंग बैलेंस निकलता है वो या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। एडजस्टमेंट, यस, इसमें एडजस्टमेंट सेम वैसे के वैसे ही होते हैं जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे, यानी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड, अर्न्ड, इनका इसमें होगा ट्रीटमेंट। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम में ओनली रेवेन्यू आइटम यहाँ आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ या कैपिटल रिसिप्ट यहाँ नहीं आती। अब यहाँ तक ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन चलिए देख ही लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस हम आपको बोर्ड में कर करके दिखाएंगे। तो देखिए, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे दिया, बैलेंस बीडी यानी ये कैश का है, इसको नहीं छेड़ने का। सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर, बैंक इंटरेस्ट, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, इन्वेस्टमेंट, बैलेंस बीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे तो पेमेंट एक्सपेंडिचर में चला जाएगा और रिसिप्ट इनकम में आ जाएगी, पर पूरी नहीं, आपको रेवेन्यू ही लेना है। यहाँ सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग आ गया, इधर आ गया आपका सरप्लस, सब्सक्रिप्शन आ गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया और बैंक आ गया। यहाँ का टोटल किया तो आया 27,800, यहाँ का कम था, यहाँ तीन ही चीजें थी तो 18,800 रुपए, 18,800 आपका सरप्लस आ गया। वर्किंग नोट, इन्वेस्टमेंट अपियरिंग ऑन पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड रिप्रेजेंट्स परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी ये कैपिटल रिसिप्ट है तो ये बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगी। फर्नीचर जो डेबिट साइड आ रहे हैं ये हमने फर्नीचर बेचा होगा, और कैपिटल रिसिप्ट इसमें नहीं आती, वो बैलेंस शीट का आइटम है। P&L और यहाँ पर डिफरेंस भी है कुछ। चलिए, तो अब हम डियर स्टूडेंट्स वी विल फर्दर थोड़ा सा हम बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट बिल्कुल वैसी ही बनती है जैसी ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जैसा आपने 11th में पढ़ा था। अब हम इसको आगे इसका फर्दर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरा वीडियो देखें। कोई डाउट है तो मैसेज कर दें। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग गाइस। ओके, बाय बाय।